तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिफिनीशन ऑफ सेल एंड सेल डिस्कवरी और पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पार्ट्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेल का डिफिनीशन स्टडी करेंगे। ठीक है, जो सेल होता है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है। मतलब सेल जो होती है वो लाइफ या एक बॉडी फॉर्म करने में एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, एक यूनिट का काम करती है। एंड द सेकेंड इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बेसिकली बोथ आर सिमिलर, मतलब दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड जो आता है ये आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब समझते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कि जो सेल होता है वो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड शेप ऑफ लिविंग बॉडी। ये बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कराता है। और फंक्शनल यूनिट क्या करता है? सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे फंक्शन से कंसिडर किया गया। मतलब सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक डाइजेशन हो रहा है या फिर रिस्पायरेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वो जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई सेल में, ये कम्प्लीटली रिलेट करता है फंक्शनल से। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिस्कवरी क्या होती है। सेल डिस्कवरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था कि कार्क जो होता है उसमें एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है ये कार्क है, ठीक है, पेड़ का कार्क है या फिर ट्री का कार्क है, इसमें एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कंपार्टमेंट को सेल बोल दिया गया। ठीक है, सेल बोल दिया गया। तो उन्होंने ये भी देखा कि जो कंपार्टमेंट हैं ये किससे सिमिलर है? हनी कॉम्ब से सिमिलर है। ठीक है, तो हनी कॉम्ब से सिमिलर है, तो हनी कॉम्ब में एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, इस कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल बोल दिया। ठीक है, ये हो गया सेल की डिस्कवरी। अभी सेल की ये हो गया डेड सेल की डिस्कवरी। ठीक है, इसमें क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, कहाँ पे देखा था? ऑब्जर्व इन कार्क। कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। जो कार्क होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ट्री के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया डेड सेल की डिस्कवरी। अब आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी। ये किसने किया था? ये किया था लीवेन हॉक ने। ठीक है, कब किया था? 1674 में, पॉन्ड वाटर में। ठीक है, पॉन्ड वाटर। ठीक है, उसके बाद लीवेन हॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा रॉबर्ट हुक आता है, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस की खोज करते हैं। और पुरकिंजे आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, वो न्यूक्लियस की खोज करते हैं 1831 में। उसके बाद पुरकिंजे आते हैं 1839 में, ये क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म की खोज करते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ये हो गई सेल डिस्कवरी। ठीक है, कहते हैं स्लाइड एंड स्वान। ये क्या देते हैं? सेल थ्योरी देते हैं। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स कंपोज ऑफ सेल। जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं सेल से कंपोज होते हैं। एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है इस लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, ये तो हो गई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था बर्चाओ ने। कब किया था? 1855 में। इन्होंने क्या कहा था कि जो नए सेल होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मतलब कि नया सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही बनते हैं। मतलब कि नए सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ये कहा था वर्चाओ ने कब? सेल थ्योरी को जो एक्सपेंड किया था 1855 में। ठीक है, ये थी हमारी सेल थ्योरी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, वो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल डिफिनीशन, सेल की डिस्कवरी और थ्योरी ऑफ सेल। उसके बाद अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं। एक होता है सेल वॉल, होता है जो प्लांट में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म, ये दोनों में पाया जाता है। और न्यूक्लियस भी दोनों सेल में पाया जाता है। और सेल ऑर्गेनेल्स में आता है तुम्हारा लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आता है, प्लास्टिड आता है, ये प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गाल्जी अपैरेटस आता है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है,
तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सेल वॉल, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसमें पहला है सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। तो सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। मतलब सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है, उसी को सेल वॉल बोलते हैं। ये नॉन लिविंग होता है, मतलब कि इसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती, ना ही रेस्पायरेशन होता है, ना ही डाइजेशन होता है। मतलब ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ आर एब्सेंट इन सेल वॉल। उसके बाद आता है फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल, तो फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल इंटर कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ सेल, ठीक है। मतलब बिना सेल के परमिशन के कोई भी पार्टिकल इंटर कर सकता है और कोई भी पार्टिकल एग्जिट ले सकता है। इसका मतलब होता है फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है। एंड थर्ड इज इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। जो सेल वॉल होता है वो सेल के शेप को डिटरमाइन करता है कि ये सेल का कैसा शेप होगा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर ओवल होगा या स्फेरिकल होगा। एंड द थर्ड इज सेल वॉल इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। जो सेल वॉल होता है वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कैसे? क्योंकि वो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल से घिरे होते हैं। तो क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं सेल वॉल उसे सेल के अंदर इंटर नहीं करने देता। और ये रिजिड होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। मतलब जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है और हार्ड होता है। ये हो गया हमारा सेल वॉल, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ सेल में सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये थिन होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो थिन होगा, पतला होगा, इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब होता है कि वो तन सके, जैसे बलून तन सकता है, उसमें पानी भरो और वो तनता जाता है, ऐसे ही सेल वॉल होता है। और फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है। और लिविंग नेचर होता है, मतलब नेचर में ये लिविंग होता है। लिविंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन हो रहा है, तो वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सेल जो है सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है या फिर मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसको लिविंग बोला गया। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल की सबसे बाहरी कवरिंग होती है। सपोज करो कि एक बलून ले लो और बलून में आप पानी भर दो, ठीक है। तो बलून के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, या उसको आप साइटोप्लाज्म समझ लो, या फिर जितने भी एक्वस सब्सटेंस है उसको आप साइटोप्लाज्म समझ लो, और जो बलून का लेयर है बाहरी वाला उसको आप सेल मेम्ब्रेन समझ लो। तो ये क्या होता है कि जैसे बलून एक्वस सॉल्यूशन को कैप्चर कर रखता है, होल्ड करके रखता है, वैसे क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है, ये सेल कंटेंट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ये सबसे बाहरी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। एंड दैट इज इट आल्सो होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। अभी मैं बताया कि जैसे कि एक प्लास्टिक में अगर आप सामान रखते हैं तो वो क्या करता है, प्लास्टिक क्या करता है, उस पूरे सामान को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मतलब उसे गिरने नहीं देता। तो ये सेल क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये करता है कि जो सेल का कंटेंट होता है उसको होल्ड करके रखता है। सेल के कंटेंट में सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू दिस सेल। और ये सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराता है कि ये सेल इस शेप में होना चाहिए। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये तीसरा पार्ट ऑफ सेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल विच प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल का एक पार्ट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो दिखाता हूँ अभी फिगर में आपको कैसे है। ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये फील है साइटोप्लाज्म, और ये है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है, देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कर रहा है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस फिल होगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ सेल साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोसॉल का बना होता है, जो एक सब्सटेंस होता है
ये क्या करता है, सेल में ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है, ठीक है, सेल में ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। साइटोसॉल इज अ एक्वस सब ग्राउंड सब्सटेंस, ये सेल में ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। अब आता है हमारा कि साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल क्या कंटेन करता है, एंड साइटोसॉल आल्सो कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। मतलब जो साइटोसॉल होता है वो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, या फिर साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है और इसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, ये गाल्जी अपैरेटस हो गया, और ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल वॉल में, सॉरी, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स किसके द्वारा कंटेन किए जा रहे हैं, मतलब किसके द्वारा कंटेन किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये थर्ड वाला आपको समझ में आया। साइटोसॉल आल्सो कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल क्या करता है, ये सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, इसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म भी खत्म हो। अब हमको थर्ड वाला पार्ट पढ़ना है जो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये फाइनल पार्ट है सेल का। तो पहले देख लेते हैं, न्यूक्लियस इज द टाइप ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट का मतलब होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें सेलुलर कंपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है, इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड विद इन द सेल। जो सेल न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड विद इन सेल। मतलब सेल के बीचों बीच में ये लोकेटेड होता है, पाया जाता है। सपोज करो ये देखो फिगर है, हम इस फिगर में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनाया और न्यूक्लियस बनाया, बाकी ऑर्गेनल्स नहीं बनाया, सिर्फ आपको शो कराने के लिए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड वाला थर्ड वाला देख लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट इज़ आल्सो लार्ज इन साइज। जो सेल वॉल जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होती है, साइज में भी सबसे बड़ी होती है। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। अब आते हैं, हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस के कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप देख लेते हैं। दी न्यूक्लियर एनवेलप आर कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंपोज होता है। सपोज करो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ठीक है। तो ये सबसे हमारा आउटर मोस्ट लेयर है और ये इनर लेयर है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का, ठीक है। एंड द सेकेंड इज इट हेल्प्स टू कवर न्यूक्लियस। ये क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। सपोज ये देखो, ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप चारों तरफ से क्या किया है, न्यूक्लियस को कवर करके रखा है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। सपोज ये देखो, ये जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के जो बाहर सब्सटेंस है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, अलग करके रखता है। ये हमारा हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला है, एंड न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ये देखो जगह जगह पे न्यूक्लियर एनवेलप कटा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है ना, ये परमिशन देता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के ट्रांसफ़र को कहाँ से कहाँ तक, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल का ट्रांसफ़र को परमिट देता है। मतलब मटेरियल के ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं सेकेंड वाला, आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये होता है ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस होता है
ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो कवर होता है किससे, न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के पार्ट्स देख लेते हैं। ये दो पार्ट्स इसमें होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, वन आर मोर इन नंबर, इट हेल्प्स टू फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये सेल के अंदर एक या एक से अधिक भी पाया जा सकता है। ये क्या करता है कि सेल में प्रोटीन फॉर्मिंग को प्रमोट करता है, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस। और उसके बाद क्या है, फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो जो ये प्रोटीन फॉर्म करेगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, सेल के वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज की जाएगी। ठीक है, लाइक डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एट्सेट्रा। और सेकेंड आता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल इज़ द मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से उलझा रहता है। सपोज करो अभी यहाँ पे फिगर में देखो, ये जो उलझा हुआ मटेरियल दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स। करेगा क्रोमैटिन मटेरियल इज द मास ऑफ सेल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये क्या करती है, सेल डिवीजन के, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म भी ख़त्म हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ सेल, तो इसमें हम लोगों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होता है, ये एक यूकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेल की साइज होती है, ये सेल की साइज जो होती है, इनके सेल की साइज होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज। ठीक है, इनकी सेल की साइज होती है। ये थी पहली पॉइंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस एब्सेंट एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होते हैं। जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होंगे तो क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी एब्सेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इनका जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, ये तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। 9th में बेसिक है तो आपको बेसिक ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अच्छे खासे विजिबल होते हैं, दिखते हैं। यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है ये 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज होती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करते हैं, मतलब इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। और इनका जो क्रोमोसोम होता है वो एक होता है या एक से अधिक होता है। क्रोमोसोम मोर देन 1, मतलब एक से अधिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं। तो अभी जैसे कंडीशन जितनी कंडीशन हमने देखी प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में, उस कंडीशन के हिसाब से ये हमारा है प्रोकैरियोट्स और ये हमारा है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या देख रहा है, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो अभी प्रोकैरियोट्स में आप देख लीजिए कि प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भी ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स में देखो पूरे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, शो हो रहा है न्यूक्लियस के जस्ट बगल में। और जो प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में आपको एक भी ऑर्गेनल्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो ये होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो विद इन द सेल पाए जाते हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं।
मतलब कि ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से कवर होते हैं या फिर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ये ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से हम लोग पहले डिस्कस करेंगे वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल का हम फिगर दिखाएं आपको तो देखिए ये अभी रिसेंट में ये देखो, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है वैक्यूल, और ये एनिमल सेल है, एनिमल वाले सेल में ये वाला जो पार्ट है ये वैक्यूल है। ठीक है, ये एक स्टोरेज का काम करता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये एक स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैक्यूल इन प्लांट सेल, यानी वैक्यूल इन एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है ये स्मॉल होता है। ठीक है, ये कब बनता है, जब एनिमल सेल में स्टोरेज की ज़रूरत होती है किसी भी मटेरियल की, तो वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये टेम्परेरी होता है, मतलब कि परमानेंट नहीं होता, जब काम आता है इसका तभी बनता है। और ये क्या स्टोर करता है, ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। अब देते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल इन प्लांट सेल, ये क्या होता है, लार्ज होता है, क्लियरली विजिबल होता है। मतलब प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा ये लार्ज होगा और क्लियरली विजिबल होगा, अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। और परमानेंट होता है, मतलब कि सेल फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तभी से सेल के अंदर वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है अमाइनो एसिड स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है और ऑर्गेनिक एसिड स्टोर करता है प्लांट सेल में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है कि हमारे न्यूक्लियस से अटैच रहता है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे। ठीक है, और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो आपको ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, राइबोसोम एब्सेंट है, तो इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये किससे अटैच है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है या न्यूक्लियर एवेलनेप से अटैच है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है हमारी बॉडी में या फिर सेल की बॉडी में। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारी बॉडी में प्रोटीन या फिर सेल की बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है। इधर देखो ये यहाँ पे जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मैं बताया अभी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है और इसी को राइबोसोम बोलते हैं। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम तो नहीं पाए जाते हैं, बट ये क्या करता है, बट ये हमारी बॉडी में फैट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को मैन्युफैक्चर करता है, या फिर फैट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फैट मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को शो करता है, मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है किसी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे जो प्रोटीन बनता है और जो फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये हार्मोन्स और एंजाइम का काम करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स और एंजाइम का काम करते हैं जो
फूड के डिग्रेडेशन में भी हेल्प होता है और अलग एक्टिविटीज़ में भी सेल यूज करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक है, वो नेटवर्क सिस्टम क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग आधा डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसका है कि डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल के अंदर जो ड्रग्स और पॉइजन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हमारा लीवर पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, वैसे सेल की बॉडी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। अब अगला सेल ऑर्गेनल्स है गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी बॉडी। तो जो गाल्जी अपैरेटस होता है या फिर जो गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने, कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। जो गाल्जी अपैरेटस होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वेसिकल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं या फिर मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिसमें सिस्टर्नीज और वेसिकल्स पाए जाते हैं। सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। जो सिस्टर्नी होता है वो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होता है। ठीक है, जैसे ये फिगर में दिखा है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये सिस्टर्नी है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज है, ऐसे अरेंज है। ये देखिए ऐसे ऐसे अरेंज है, तो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वाला, सिस्टर्नी अरेंज इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न। जो सिस्टर्नी होता है वो स्टैक में अरेंज होता है। मतलब स्टैक मीन्स क्या होता है कि एक बंडल में अरेंज होता है, जिसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। देखो ये सिस्टर्नी है, जब एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी के पैरेलल में अरेंज होगा, जैसे ये सिस्टर्नी एक हो गया, ये दूसरा सिस्टर्नी हो गया, तो जब एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होगा तो एक बंडल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसी बंडल को हम बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है, सपोज करो ये हमारा सिस्टर्नी है, ठीक है, गाल्जी अपैरेटस का, और ये एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज है। एक सिस्टर्नी ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा ये हो गया। जब एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होगा तो क्या होगा, एक बंडल फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे सिस्टर्न बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टर्न क्या होता है। तो सिस्टर्न, उसके बाद है प्रेजेंट एट अ नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। जो गाल्जी अपैरेटस होता है ये क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होता है। किसमें, एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये प्रेजेंट है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट सेल में, जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के नियर में। और जब प्लांट सेल में क्या होगा कि ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे सेल में, तो उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्टर्नी। उसके बाद इट हैज़ टू फेज, इसके पास दो फेज़ होता है, जिसमें से एक है सिस फेज़ है और दूसरा है ट्रांसफेज। सिस फेज क्या है, सिस फेज वो फेज होता है ना जो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, मतलब कि न्यूक्लियस की तरफ होता है। और ट्रांसफेज वो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। सपोज करो अभी मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ छोटा सा, जैसे कि बस आपको समझाने के लिए। ये हमने फिगर बनाया, अब ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गाल्जी अपैरेटस है, सपोज करो ये मैं गाल्जी अपैरेटस बना रहा हूँ, भी जैसा भी बन रहा है, तो ये वाला जो फेज़ है जो न्यूक्लियस के साइड है, ये वाला जो इसका फेज़ है, इसको बोलेंगे हम सिस फेज़ क्योंकि ये न्यूक्लियस के साइड है, और इसको बोलेंगे हम ट्रांस फेज़ क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है या सेल मेम्ब्रेन की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि सिस फेज़ टूवर्ड न्यूक्लियस, जो सिस फेज़ होता है वो न्यूक्लियस के साइड में होता है, और ट्रांस फेज़ कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड। तो ये हो गया हमारा सिस फेज़ और ये हमारा हो गया ट्रांस फेज़। ठीक है, ये होता है हमारा गाल्जी अपैरेटस। और इसके फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके स्टोर और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का पूरा काम कौन करता है, गाल्जी अपैरेटस करता है। ठीक है,
और क्या करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। और तीसरा काम क्या होता है कि जो गाल्जी अपैरेटस होता है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो गाल्जी अपैरेटस होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम देख लेते हैं। लाइसोसोम में पहले कैरेक्टरिस्टिक है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो चारों तरफ से या फिर मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन से चारों तरफ से कवर होते हैं उसी को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा क्या, जो लाइसोसोम है ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी चीज़ को आप कैप्चर करके रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये किससे फिल्ड होता है, जाहिर सी बात है अगर बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस भरा होगा, ठीक है। तो इससे थर्ड है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होता है जो हमारा लाइसोसोम होता है। ये एंजाइम कहाँ पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक है। एंजाइम आर मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा प्रोटीन होता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, एक मिनट। अभी मैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके फंक्शंस को डिस्कस कर रहा था, ठीक है। ये देखिए अभी लाइसोसोम वहाँ पे था तो लाइसोसोम को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये दो आप याद रखेंगे। उसके बाद ये देखिए, प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज अ हार्मोन एंड एंजाइम, ठीक है। जो प्रोटीन और लिपिड होता है वो हार्मोन और एंजाइम के जैसे एक्ट करता है, ठीक है, काम करता है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो लाइसोसोम है, ठीक है, ये लाइसोसोम जो हार्मोन और एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उसी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब स्टोर तो कर लिया, उसके बाद ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन दी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया था वो स्टोर किया गया लाइसोसोम के द्वारा। और वो लाइसोसोम के द्वारा स्टोर की गई एंजाइम कहाँ यूज हो गई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर फूड ब्रेक डाउन के लिए। ये हमारा हो गया फोर्थ वाला पॉइंट। अब ये फोर्थ वाला पॉइंट है काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये क्या होता है कि सेल में एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है। ये सेल में वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम कैसे करता है, जैसे कि अब जो लाइसोसोम है इसके अंदर क्या है, सपोज करो ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है, और ये एंजाइम से फील्ड है और हार्मोन से फील्ड। तो क्या होगा, जब फॉरेन पार्टिकल आएंगे सेल के अंदर तो ये क्या करेगा, उनके ऊपर एंजाइम से एक्टिविटी करेगा। इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो उस फॉरेन पार्टिकल पे अटैक करेंगे एंजाइम, ठीक है, और उसको डिग्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर इंटर कर जाता है उनको क्या करता है, डिग्रेड करता है या फिर उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये होता है लाइसोसोम। अभी शायद एक रह गया है, इसको बोलते हैं नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या फिर नहीं सॉरी, जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है कि एंजाइम और हार्मोन पाए जाते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब लाइसोसोम सेल के अंदर फट जाता है, मतलब कि सपोज करो लाइसोसोम जो है यही लाइसोसोम है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, अगर ये सेल के अंदर लाइसोसोम भ्रष्ट कर गया या फिर फट गया, इसका मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया, तो क्या होगा कि इसमें जो हार्मोन्स और एंजाइम है वो क्या करेंगे, पूरे सेल में सेपरेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पूरे सेल में ये स्प्रेड हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो एंजाइम और हार्मोन्स है वो सेल के ऑर्गेनेल्स को ही डाइजेस्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो लाइसोसोम होता है इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। तो लाइसोसोम भी आप यहाँ पे हमने
डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिड होता क्या। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो प्लास्टिड होता है वो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में ही होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्लास्टिड प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा। तो पहला देख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। वही है कॉमन सब में, मेम्ब्रेन से कवर होते हैं ये ऑर्गेनल्स। इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, जाहिर सी बात है एनिमल में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता, या फिर प्लास्टिड नहीं पाया जाता इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एंड फोर्थ इज प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, ये आप याद रखिएगा। दीज आर टू टाइप्स, जो प्लास्टिड होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है क्रोमोप्लास्ट, इसको बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। यही होता है रिस्पॉन्सिबल कलर के लिए, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में आता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है, मतलब कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। जो येलो और ऑरेंज पिगमेंट कंटेन करता है वो कौन कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा हो गया थर्ड। किसी भी प्लांट में अगर येलो और ऑरेंज पिगमेंट है या फिर कलर है तो किसकी वजह से है, वो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। एंड द सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। इसमें देखो पहले लिखा है ल्यूकोप्लास्ट वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, वाइट होता है या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं या फिर प्राइमरी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल्स को एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। ये मेन फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, प्लास्टिड का। तो ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या कर रहा है, थैलाकॉइड को कनेक्ट कर रहा है, एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रोमा लैमेली। ये है स्टार्च ग्रेन्स, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद फ्लूइड फील्ड स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। ये हमारा था प्लास्टिड। हमने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब प्लास्टिड के बाद आते हैं इसके फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन में पहला है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी की हेल्प की सहायता से फूड बनाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बस 9th में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड कर दूँगा। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, ये फ्रूट में पाया जाता है। फूड में क्यों पाया जाता है, क्योंकि फूड के कलर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और फ्लावर के कलर के लिए भी क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम लोगों ने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था जो कलरलेस होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट तो कहीं ना कहीं, तो ल्यूकोप्लास्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होगा नहीं क्योंकि वो कलरलेस होता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, फूड के कलर के लिए और फ्लावर के कलर के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें से सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये डिस्कस कर लिया था। और सेल ऑर्गेनल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी शायद डिस्कस कर लिया था। गोल्जी अपैरेटस के बारे में डिस्कस कर लिया था। बस माइटोकॉन्ड्रिया रह गया है, और फिर हाँ इसमें भी शायद माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ रह गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। सिंगल यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पहले पॉइंट है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं ना, इसमें क्या है, ये जो ये वाला है पार्ट ये आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये जो फोल्डेड है ये इनर मेम्ब्रेन है। इसमें आपको डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन है जो ये फोल्डिंग वाला है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन दिख रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, मीन्स कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, पोर मीन्स कि छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्ड होता है, वो फोल्डेड होता है, ठीक है। इस फोल्ड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जो देखो इसमें देखिए आप, ये जो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, यहाँ से फोल्ड हुआ है, फिर आके यहाँ से फोल्ड हो गया है, यहाँ से फोल्ड हो गया, यहाँ से फोल्ड हो गया, यहाँ से फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये डीपली फोल्डेड होता है, तो इस इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये फोल्डेड नहीं होता है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब देखो, जब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है तो जब उसको हम फोल्डिंग को उसको खोलेंगे, उसके फोल्डिंग को खोलेंगे तो क्या उसकी जो फोल्डिंग होगी वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी ना। सपोज करो ये हमारा पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर है, अगर हम इसको फोल्ड करके रख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो अभी तो इसकी सरफेस एरिया कम है। अगर हम इसको ऐसे ओपन कर देंगे तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी ना। तो इसमें यही कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जो क्रिस्टी है या फिर जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, ये इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। देखिए इससे थर्ड में क्या लगेगा, इट इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। उसके बाद दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनके पास इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और किसके पास किसका खुद का डीएनए राइबोसोम होता था, अभी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। में भी शायद प्लास्टिड के पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना, प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका भी खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। देखिए दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, प्लास्टिड के भी खुद, माइटोकॉन्ड्रिया के भी खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। अब मैं अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं बताया था कि जब किसी भी ऑर्गेनेल्स में जब राइबोसोम पाया जाता है तो वो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है या प्रोटीन पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है तो वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो इस पॉइंट में यही बोल रहा है कि सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के लिए पावर हाउस का काम करता है, मतलब एनर्जी सप्लाई का काम करता है। इट कंटेन्स एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम कंटेन करते हैं। और इसमें देखिए यहाँ फूड स्टफ है और यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है एंजाइम की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे होता है सेकेंड वाला है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। जो एनर्जी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन के दौरान ही रिलीज होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तब एनर्जी रिलीज होगी वहाँ से। एनर्जी इज यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी इज यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल। जो एनर्जी होता है ना वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, वो यूज किया जाता है सेल के द्वारा। और एटीपी यूटिलाइज बाय सेल फॉर एनर्जी, यही इसमें भी बता रहा हूँ कि जो एनर्जी होता है वो एटीपी के रूप में स्टोर किया जाता है और एटीपी जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा एनर्जी के कंजप्शन के लिए। फिर जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो एटीपी का यूज करता है। यहाँ पे लिखा है एटीपी इज यूटिलाइज बाय सेल फॉर एनर्जी, जो एटीपी है वो सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है बाय सेल फॉर द एनर्जी। मतलब कि जो एटीपी है वो यूटिलाइज किया जाएगा सेल के द्वारा जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी। एंड एनर्जी इज़ रिक्वायर फॉर द मैकेनिकल वर्क एंड केमिकल वर्क। एनर्जी जो होता है ना वो सेल में मैकेनिकल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अगर मैकेनिकल वर्क हमारी बॉडी को या फिर सेल को करना है तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वही एनर्जी हमारी सेल बॉडी को मैकेनिकल वर्क करने की एबिलिटी देती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी मैकेनिकल वर्क नहीं कर पाएगी, या फिर अगर सेल में एनर्जी नहीं रहेगा तो सेल क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि सेल लोकोमोशन नहीं कर पाएगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा, ये सब मतलब सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी विदाउट एनर्जी के, ठीक है।
ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सेल ऑर्गेनल्स और सेल पार्ट्स डिस्कस कर लिया पूरा। अब हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन। तो हम लोग मतलब जो पहला चैप्टर था उसमें सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो सेकंड इसका लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीज़न होता क्या है, क्यों होता है, इसे जानने के लिए हमको सेल डिवीज़न पढ़ना पड़ेगा। तो सेल डिवीज़न क्या है? अ प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल। देखो सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक मैच्योर सेल होता है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जैसे सपोज करो कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब जब इस सेल में डिवीज़न होगा तो क्या होगा कि ये मैच्योर सेल क्या होगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। ये जो सेल डिवीज़न होता है ना, ये जर्म सेल के लिए अलग अलग होता है और सोमेटिक सेल के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल डिवीज़न स्टार्ट कैसे होता है। सेल डिवीजन में सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है कि सेल की जो वॉल्यूम होती है ना, मतलब सेल की जो साइज होती है, सेल के जो अंदर के मटेरियल्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सेल वॉल्यूम इंक्रीज एंड जेनेटिक मटेरियल ड्यूप्लीकेशन और रिप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि सेल की जो वॉल्यूम होती है, जो साइटोप्लाज्म हो जाता है, सेल डिवीज़न के दौरान क्या होता है कि वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब अब जाहिर सी बात है सेल डिवीज़न होगा, तो सेल अगर दो पार्ट में डिवाइड होना है तो उसको बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े अगर डिवाइड होगा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में सेल में, तो अगर वो इंक्रीज़ नहीं करेगा तो इट में कि डिवीज़न कर पाए या ना कर पाए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, फिर उसमें रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसा जेनेटिक मटेरियल बनना, मतलब या फिर एक ही जैसा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करना, या फिर डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल बनना। देखो समझो डुप्लीकेशन का मतलब, फिर नॉर्मल सी ये बात समझो कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट कॉपी बनना, या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल का एक अलग से डुप्लीकेट कॉपी बन जाना, उसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है। सेल जब डिवीज़न होने लगेगा तो उस दौरान एक और जेनेटिक मटेरियल बनेगा, ठीक है, डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल बनेगा, ठीक है। ये होता है डुप्लीकेशन। ये बस इतना एक बस नॉर्मल सी ये बात याद रखना कि डुप्लीकेशन में होता क्या। और इसमें से पहला सेल डिवीज़न है मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीज़न में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल में, जब सेल डिवीज़न होता है, तो ठीक है। ये मियोसिस जो होता है सीन इन ऑल सेल डिवीज़न, ये ऑल सेल्स मतलब लिविंग सेल्स। ये जो मियोसिस होता है सभी लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला है नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। सेल डिवीज़न जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। सिंपल सा फंडा समझो। अब यहाँ पे सेल डिवीज़न देख लेते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, मैच्योर सेल है, जिसमें क्रोमोसोम है 46, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम है, तो इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज में जाता है तो मैं बोला था कि इंटरफेज में जो जाएगा तो क्या होगा, सेल की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई। अब दूसरी बात क्या बोला था कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मतलब कि उनके जेनेटिक मटेरियल, सेल की वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो उस जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। देखो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की जो क्वांटिटी है 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे 46 जब डुप्लीकेशन होगा तो 46 से क्या होगा, 92 क्रोमोसोम बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। तो सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा कि 46 क्रोमोसोम एक से डॉटर सेल में जाएगा और 46 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 46 क्रोमोसोम एक में जा रहा है, 46 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। मतलब कि क्रोमोसोम का जो डिवीज़न हुआ है या फिर क्रोमोसोम का जो बंटवारा हुआ है वो इक्वेशनल हुआ है। मतलब दोनों सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो सेम है। मतलब क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है दोनों सेल में वो सेम है। इसमें भी 46 है और इसमें भी 46 है। तो ये होता है हमारा माइटोसिस सेल डिवीज़न। इसमें एक और कंडीशन था कि जो एंड बोथ डॉटर सेल क्लोन टू ईच अदर। और जो सेल डिवीज़न होता है इसमें माइटोसिस में, इसमें क्या होता है कि जो दोनों डॉटर सेल होते हैं ना, एक दूसरे के क्लोन होते हैं। क्लोन मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे से एकदम मिलजुल जुलते, एग्जैक्ट कॉपी। सपोज करो जैसे कि अभी देखोगे रिसेंट में आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें डबल रोल होता है, तो इसमें भी वही होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है
जो दो डॉटर सेल बनते हैं उसमें जो डॉटर सेल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, ठीक है। अब होता है मियोसिस सेल डिवीज़न, इसको रिडक्शनल सेल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? इट अकर्स ओनली इन जर्मिनल सेल्स। ये जो रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है वो सिर्फ जर्मिनल सेल में होता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए होता है ये रिडक्शनल सेल डिवीज़न या फिर मियोसिस। इसमें क्या होता है, कौन से गैमीट फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होता है और फीमेल में ओवा फॉर्म होता है। इसमें भी सेम होता है, बट इसमें क्या होता है, 2 टाइम सेल डिवीज़न होता है। देखो यहाँ पे हमारा सेल है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, तो अभी जब इसको डिवाइड करना होगा तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल को जब डिवाइड होना होगा, इंटरफेस में जाएगा, तो इसकी सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, डीएनए में डुप्लीकेशन होगा, 46 से बनेगा 92, और 46 से 92 बना। तो अभी इसमें मैं बताया कि इसमें 2 टाइम सेल डिवीज़न होता है, तो 1 टाइम सेल डिवीज़न होगा तो फिर 2 सेल बनेंगे, और 2 टाइम सेल डिवीज़न होगा तो 4 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डॉटर सेल, सेकेंड डॉटर सेल और थर्ड डॉटर सेल और फोर्थ डॉटर सेल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो सब में बढ़ जा रहा है, मतलब 92 क्रोमोसोम है तो वो चारों डॉटर सेल में इक्वली बढ़ जा रहा है। बट करता 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, सिर्फ 23। अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया तब तो ये सेल हो जाएगा तुम्हारा। और 23 मतलब हेप्लाइड, हेप्लाइड मतलब जिसमें पेयर्स ना हो, ठीक है, ये होते हैं हेप्लाइड्स। 2n नंबर नहीं होता है हेप्लाइड में, n नंबर होता है, ठीक है। हेप्लाइड में ये होता है क्रोमोसोम।